ऑल्टरनेटिंग करंट उस सर्किट में फ्लो हो रही है, तो उसके फेजेस कैसे चेंज होते हैं, फेज का चेंज होने का मीनिंग पहले से पढ़ेंगे, तब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। हमने पढ़ा है टाइम के अनुसार टाइम, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं टाइम और ईएमएफ का, ईएमएफ की वैल्यूज इसके बारे में आप जानते हैं। ईएमएफ की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, पीक वैल्यू पर पहुंचेगी, पीक पर पहुंचने के बाद फिर से 0 हो जाएगी, फिर उल्टी डायरेक्शन में पीक पर पहुंचेगी, फिर 0 हो जाएगी। इस तरह से ईएमएफ की वैल्यू जब रोटेशन करता है पॉइंट 0 से फुल 0 माइनस मैक्सिमम और फिर से 0, इस तरह से ये वैल्यू चेंज होती है। अगर हम इसमें टाइम को न लगाएं, तो हम इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑसिलेट करता है। ओके, अलग अलग तरह से इसको आपको अलग अलग समझना आना चाहिए। यहाँ पर हमारे प्लग में यहाँ से जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, एक में टेस्टर दिखाता है, एक में टेस्टर नहीं दिखाता है। जिसमें नहीं दिखाता तो 0 वोल्ट होता है, जिसमें टेस्टर दिखा रहा है लाइट, उससे अगर एक तार लाकर हम 1 वोल्ट मीटर लगाएंगे, और अगर वो वोल्ट मीटर अच्छा है और हम उसको देख सकते हैं, तो वो हमको क्या दिखाएगा, करंट 0 या ईएमएफ 0, फिर ईएमएफ 311, फिर 0 उल्टी डायरेक्शन में 311, फिर 0 डायरेक्ट 311, फिर 0। इस तरह से इसकी वोल्टेज 311 0 माइनस 311 0 ऐसे ऑसिलेट होते रहती है, ऐसे ऑसिलेट होते रहते हैं। उसको मैं क्या बता सकता हूँ, कैसे दिखा सकता हूँ, इस तरह से ऑसिलेशन से दिखा सकता हूँ। ये मीन पोजीशन है, अगर ये मीन पोजीशन है तो ये जो हाइट है ये शो करती है ईएमएफ, और ये वाला जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। जब ये यहाँ पर है तो इसका वोल्टेज कितना है, 0। फिर जब यहाँ पर आएगा तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, E0, फिर से 0, फिर से माइनस E0, और फिर वापस जाएगा 0। इस तरह से लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक। ओके, तो ये ईएमएफ लगातार ऑसिलेट करता रहता है। ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी है कि जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उस समय वो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन पर जा रही है, उसके लिए हम एक मेजरमेंट यूज करते हैं। दैट मेजरमेंट इज नोन एज फेज। वो फेज कहां से बना, एक पार्टिकल, ये इसका ये है डायमीटर, ये पार्टिकल यहां से इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से स्टार्ट करता है। अगर वो यहां से स्टार्ट करता है तो यहां पर पहुंचेगा 30 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट यहां होगा। लेट्स कॉल दिस पॉइंट Q इज मेकिंग ए रोटेशनल मोशन, एंड दिस P, जैसे जैसे Q ऐसे जाता है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर P ऊपर जाता है। ये चीज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे ये Q ऊपर जाएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर P ऐसा जाएगा, फिर जब Q यहाँ से ऐसे आएगा तो P यहाँ से नीचे जाएगा, फिर
फिर जब Q यहाँ से इधर जाएगा तो P ऐसा जाएगा, और फिर जब Q इधर जाएगा तो P वापस ऊपर जाएगा। Q क्या कर रहा है और P क्या कर रहा है? आंसर है Q रोटेशनल मोशन कर रहा है और P सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये दो बातें समझ में आई? ये दो पार्टिकल, ये एक ज्योमेट्री का एग्जांपल है कि जब Q रोटेशनल मोशन करता है तो P सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ओके, P की पोजीशन, यहां से P गया यहां, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता है। डिस्प्लेसमेंट फुल, फिर जीरो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर आकर फुल हो जाएगी एम्पलीट्यूड के बराबर ये, और फिर जीरो हो जाएगी, फिर माइनस से हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी है, इसको हम क्या कहते हैं? y। यहाँ पर ये वैल्यू इतनी है, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? तो इसका मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं? इसका मेजरमेंट हम Q से करते हैं, क्योंकि Q इसको बनाने वाला है। इसका मेजरमेंट Q से कैसे करेंगे? Q यहाँ से यहाँ तक गया, ये वाला एंगल इसमें बनाया, ये एंगल है 30 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, तो इस समय P की पोजीशन क्या है? हम बोलेंगे इस समय P की पोजीशन 30 डिग्री। P की पोजीशन 30 डिग्री है। अभी तक हमको आदत पड़ी हुई है कि हम पोजीशन को डिग्री में नहीं बताते। पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कितने मीटर पर है और किस डायरेक्शन पर है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ है 2 मीटर, तो 2 मीटर ईस्ट की तरफ, उसकी पोजीशन आ गई। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक पॉइंट ऐसे ऑसिलेट करता है तो उसकी पोजीशन में हम ये लेंथ नहीं बताते, हम क्या बताते हैं? डिग्री। अब वो डिग्री जो हम इसको बताते हैं, वो डिग्री इसका फेस कहलाती है। तो वो डिग्री आती कहाँ से? एंगल कहाँ से आता है? तो आंसर है ये वाला एंगल है जो Q के रोटेशन का एंगल है, ऐसे। तो ये Q के रोटेशन का एंगल जितना आएगा वो P का फेस कहलाएगा। इस तरह से यहां से P जब यहां था तो ये फेस कितना था? 0। उसके बाद ये फेस बढ़ता चला गया, 30 आया तो P यहां। अब जब P यहां आएगा तो बताइए ये एंगल कितना हो गया? 90। उसके बाद जब ये Q और ऐसा नीचे आएगा तो P नीचे आना शुरू होगा। से ऐसा बढ़ते 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 यहां तक आ गया, एंड दिस एंगल इज 150। यहां से लेके यहां तक 150, और P कहां है? P यहां। तो ये वाले P का फेस कितना है? 150। अब जब हम जा रहे थे ऊपर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर पॉइंट P पहुंचा था, उसका फेस कितना था? 30 डिग्री। अब ऊपर से इधर आ रहे हैं, फिर इस पोजीशन पर पहुंचा है, अब फेस कितना है? 150। तो इस पॉइंट पर जब हमको P दिखाई देगा तो हम उसका फेस 30 बोलेंगे या 150 बोलेंगे? तो आंसर है अगर वो ऊपर जा रहा है तो 30 बोलेंगे, नीचे आ रहा है तो 150 बोलेंगे। अब इसी को उल्टा लीजिए। मैंने आपको बताया P की लोकेशन, P का फेस 120 डिग्री है, 120 डिग्री। तो आप क्या समझेंगे? कहां पर है? Q कहां है? ये 90 के बाद 30, ये क्या है? Q। अगर ये Q है तो यहाँ पर क्या है? P। अब ये बताइए ये P ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो आपको दो इंफॉर्मेशन मिली, एक P कहां पर है, दूसरा नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अदरवाइज अगर मैं उसको मीटर में बताता कि P की लोकेशन 5 सेंटीमीटर पर है तो क्या आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है?
लेकिन अगर मैं ये लैंग्वेज यूज करता हूँ कि P की लोकेशन 150 डिग्री है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब मुझे बताइए ये ऊपर की तरफ कब जाता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक? 0 से 90, यानी 0 to π/2। जब इसका फेज 0 to π/2 होता है तो वो एक डायरेक्शन में ऐसा बढ़ते जाता है, और जब π/2 से π आएगा तब ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा होगा, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं π/2 π। यहाँ पर कितना होगा 1.5 π, that is 3/2 π इधर जा रहा है, और फिर से 2 π इधर तो इधर जा रहा है। ये जो हमने इसका एड्रेस बनाया, इसका मेजरमेंट बनाया, इसको हम कहते हैं फेज। क्या कहते हैं? फेज। ये फेज। अब ये फेज हमको क्या बताता है? ये अगर ये वाली लेंथ चेंज हो रही है, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, तो इस लेंथ को, जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया। यहाँ से चल के कितना, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू का फेज कितना है? ये है इसका फेज थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बीता होगा? टी, और इसके घूमने की वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। अब यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर खींचा, ये डिस्प्लेसमेंट है y, तो ये भी कितना होगा? y। ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है y की, y की मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम y नॉट भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं। तो ये अगर a है तो ये भी कितना होगा? 1। अब y अपॉन a इसके बराबर है y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इधर चला गया, a साइन ओमेगा t। ये क्या बताता है हमको? लोकेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट P। y क्या बताता है? y का इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमने पढ़ा ज्योमेट्री में। ओके, इस तरह से y बदलता रहता है, एंड दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जितने इक्वेशन इस तरह के होंगे उन सब में इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि EMF का जो हमने इक्वेशन बनाया, वो EMF का हमको इक्वेशन क्या मिला? E नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखिए दोनों एक जैसे हैं। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस EMF। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन। किसी भी ये पोजीशन जब टाइम t है, ये EMF जब टाइम t। ये क्या है? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो EMF कैसे बदल रहा है? आंसर है EMF ऐसे बदल रहा है। क्यों? साइन ओमेगा टी बदलने से ऑसिलेशन दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई कि दोनों को हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अब अगली बात देखिए, जब y की वैल्यू कितनी है, कितनी, तो हम क्या बोलेंगे कि y का फेज कितना है? आंसर है ये रहा y का फेज। ये कितना है? थीटा। और थीटा किसके बराबर है? ओमेगा टी, जो साइन के साथ यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर E का फेज कितना है? ये जो साइन के साथ एंगल रहता है, ये क्या कहलाता है? फेज। इसका फेज। और ये हमको इंफॉर्मेशन देगा कि E कितना। जैसे अगर हम बोलेंगे फेज 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो EMF की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पर? 0। अगर फेज π/2 है तो E कैसा हो जाएगा? E नॉट के बराबर, कितना? E नॉट के बराबर। इस तरह से E की वैल्यू बदलती रहेगी, और जब वैल्यू बदलती है, ऑसिलेट करता है, तो क्या चीज बदलता है लगातार? उसका फेज। तो ये हमको याद रखना है कि जब अल्टरनेटिंग करंट का EMF ऐसे बदलता है, उस समय लगातार उसका फेज चेंज होता रहता है।
है वो कितना स्ट्रॉन्ग ईएमएफ है, क्या वो पूरा ई नॉट के बराबर है, क्या वो 0 है, उसको हम यहाँ वैल्यू रख के निकाल कर करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। और फेस ये भी बताता है कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ठीक। फिर से ये ऑसिलेशन को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये ईएमएफ का ऑसिलेशन है, E is equal to 0, यहाँ पर E is equal to एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E नॉट, और यहाँ पर E इसके बराबर है माइनस E नॉट। यहाँ से जब ये ऐसा बढ़ता जाएगा तो इसका फेस चेंज होता जाएगा, यहाँ जाकर इसका फेस कितना हो जाएगा π/2, फिर यहाँ से वापस आया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, वैल्यू 0 हो गई लेंथ, लेकिन फेस कितना हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, अब इसका फेस कितना हो गया 3/2π, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई -E0। फिर यहाँ से जब ये वापस गया ये ऐसे, तो फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई और फेस कितना हो गया 2। तो जब इसका टाइम बदलता जाता है, टाइम बदलता जाता है, फेस बदलता जाता है, तो इसकी वैल्यू भी बदलती जाती है, लेकिन वो वैल्यू अपने आप को रिपीट करते जाती है। दैट इज हार्मोनिक। सो दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक। ओके, तो फेस का मीनिंग आपको समझ में आया। अगर मैं आपको कहूंगा कि इसका फेस 210, तो ये पार्टिकल कहाँ, या ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 210 पर, ईएमएफ की वैल्यू कितनी, तो ये कितना हुआ 90, ये फिर वापस कितना हो गया 180 के बाद 30 और चलेगा, उस समय ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड फेस कितना 210 में जो उसका कन्वर्शन हो जाएगा वैल्यू भी दे, ठीक है। इसलिए ईएमएफ की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को बढ़ाना कम करना, बढ़ाना कम करना, इसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, फेस ऑफ ईएमएफ, ठीक। अब मुझे बताइए ईएमएफ मैक्सिमम किस फेस पर होता है, π/2। किस फेस पे मैक्सिमम होता है π/2। नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम कितने फेस पे होता है 3/2π, ठीक। ओके, ये इसका फेस। अब इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, वो है कि यहां पर हमने देखा, यहां से हमने स्टार्ट किया था ये, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए ये Q यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट ना करके यहां से करता है, ये है, तो शुरू में P कहां होगा, तो आंसर है यहां होगा, ये इसकी वैल्यू, और जैसे ही Q ऊपर जाएगा ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा। ये वाला फेज ये कहलाता है इनिशियल फेज, क्या नाम है इसका, इनिशियल फेज। अब अगर फाई इसका इनिशियल फेज है, ये यहां से चलना शुरू किया और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, टी टाइम तक चलता रहा, चलते 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 यहां पहुंच गया, टाइम कितना बीत गया टी, यहां से चला यहां तक पहुंचा, टाइम टी बीता, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना हो गया ओमेगा टी, 1 सेकंड में ओमेगा, तो टी सेकंड में ओमेगा टी, ये ओमेगा टी यहां तक हो गया, जिसमें से ये कितना था 5, ये कितना है ओमेगा टी। अब हमने क्या किया, यहां पर जब पहुंचता है तो इसकी वैल्यू कितनी है, आंसर है ये है इसकी वैल्यू, इसका नाम क्या दिया y। यहां पर हमने एक लाइन खींची ये, और इसकी लेंथ भी कितनी है इसके बराबर y। अगर ये y है और ये a है तो y/a किसके बराबर हुआ, साइन, साइन किसका, इस एंगल ये, और ये एंगल अब कितना, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल कितना था
ओमेगा टी, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से किया था। उसमें से ये इनिशियल एंगल फाई निकाल दीजिए, तो बाकी कितना बचा? ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये साइन किसका होगा? ओमेगा टी माइनस फाई। ये इक्वेशन बना। सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये इक्वेशन आया। अब इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग हम लोग पहले बता चुके हैं कि ये जब टाइम जीरो होगा, टाइम क्या होगा? जीरो, तो y जीरो नहीं होगा। यहाँ क्या था? जब टाइम जीरो था तो y कैसा था? जीरो। जब टाइम जीरो था तो y कैसा था? जीरो। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि जब टाइम जीरो था तो ये किसके बराबर था? माइनस का कुछ वैल्यू थी। अगर ये हमने यहाँ पर टाइम जीरो कर दिया दूसरे एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में अगर इसको जीरो किया तो ये हमको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू माइनस ए साइन फाइव। यानी y जीरो नहीं हुआ, कैसा हुआ? निगेटिव, नीचे की तरफ। और हमने ये हमको मालूम है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये क्या है? निगेटिव वैल्यू। और ये कितनी है? माइनस ए साइन फाइव। ये रहा ठीक। तो ये वाली वैल्यू इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। ये मतलब क्या हुआ? फिर से ऑसिलेशन में इसका मीनिंग है एक रस्सी हमने ऐसे लटकाई और शुरू किया इसको, यहाँ से धक्का नहीं दिया, ऐसा खींचा। ये हमने क्या क्रिएट किया? माइनस फाइव। और यहाँ से छोड़ दिया। अब ये ऐसा जाना, ऐसा शुरू हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया था? हाँ, माइनस फाइव से। तो वो क्या था? इसका स्टार्टिंग फेज। तो स्टार्टिंग फेज कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? आंसर है स्टार्टिंग फेज यहाँ रिफ्लेक्ट होता है ओमेगा टी के बाद। ये समझ आया? ओके। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? दिस वी कॉल एज फेज। दिस इज नोन एज फेज। ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम मैथमेटिक्स में समझिए, इसे हम पूरा कहते हैं आर्गुमेंट। सॉरी, यहां तक साइन ओमेगा टी, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ ए। तो एम्पलीट्यूड के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट में इतनी सी चीज क्या कहलाती है? फेज। इस फेज में इतनी सी चीज क्या कहलाती है? स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज। अलग अलग नाम समझ में आ गए? तो अब से जो भी हम नाम बोलेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम किस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। दिस इज इंस्टंटेनियस वैल्यू। दिस इज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू। दिस इज आर्गुमेंट और फ्रैक्शन। आर्गुमेंट। दिस इज फेज and this is initial phase। ठीक है? ये हर चीज के नाम आपको याद रहने चाहिए। इक्वेशन में किस टर्म को क्या कहते हैं और किस टर्म का यूज क्या होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो समझ में आता है। मैक्सिमम वैल्यू के साथ ये एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो हमको क्या देती है? इंस्टंटेनियस वैल्यू। इसलिए इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। ये इस फ्रैक्शन की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, इस एंगल पे डिपेंड करती है। साइन 90 अलग होता है, साइन 60 अलग होता है, साइन 30 अलग होता है। इसलिए इस एंगल को हम क्या कहते हैं? फेज। जो अभी हमने समझा, जैसे जैसे फेज बढ़ता है हमने देखा ये y की वैल्यू बढ़ते जाती है। ये फेज। इस फेज में ये फाई क्या है? इनिशियल फेज। समझ आ गया? तो इतनी सारी चीजें ये हमको समझ में आई। अच्छा, अब देखिए
अगर हमने एक ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट किया है तो इसकी घड़ी यहां से स्टार्ट होती है और ये ऐसा ऐसा चलते हैं, ठीक है। अब अगर हमने एक दूसरा पार्टिकल लिया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है, उसको हमने यहां से चलाना शुरू किया और ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा है और यहां से हमने ये बनाया दिस इज पी, ओके। ये यहां से ऐसे घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अल्फा है, तो अल्फा यहां पर, यहां हमने लिया t इज इक्वल टू 0, यहां से घूमना शुरू हुआ, ओके। यहां से घूमना शुरू हुआ, यहां से यहां तक पहुंचा, ये टाइम बीत गया t, यहाँ t इज इक्वल टू 0, यहाँ पहुंचा तो कितना टाइम हो गया t। अगर ये टाइम t हो गया तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, ये हमको यहाँ पर क्या मिलता है, इसका डिस्प्लेसमेंट y, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर खींचा है, इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी y, ये वाला रेडियस के बराबर है, तो ये है a, ये है y, ये है a। अब बताइए ये एंगल कितना, यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनेगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय t, बिकॉज ओमेगा इज एंगल मेड इन 1 सेकेंड, तो ये t सेकेंड में ओमेगा इंटू t, और उसके साथ ये अल्फा और ऐड करिए तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, दिस इज ओमेगा t प्लस अल्फा, ये हुआ। ये एंगल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये एंगल हमारे इस ट्रायंगल का एंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ये y है, ये a है, और ये वाला एंगल ओमेगा t प्लस अल्फा है, तो बताइए y अपॉन a क्या हुआ, साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, इनिशियल फेज, ये हमने पढ़ा है, व्हाट इज अल्फा, इनिशियल फेज। तो यहां पर इनिशियल फेज के सामने क्या साइन है, प्लस, यहां पर इनिशियल फेज के सामने क्या साइन था, माइनस। अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ऑसिलेशन होना है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से माइनस साइड से ये ऐसा स्टार्ट किया था, इसलिए यहां माइनस आ गया। इसने कहां से स्टार्ट किया था, प्लस साइड से, इसलिए यहां पे शुरू में क्या आ गया, प्लस, इनिशियल फेज। अब समझ आ रहा है, ये हमको इनिशियल फेज बताता है। तो ये जो ऑसिलेशन ऐसे हो रहे हैं, अगर यहीं से ही ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो इनिशियल फेज कितना माना जाएगा, 0। अब एक पेंडुलम हमने ऐसा लिया और उस पेंडुलम को पूरा इधर ले गए, ये क्या है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ ले जाके छोड़ दिया, ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। तो बताइए इसका इनिशियल फेज कितना, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू पर होता है तो उसका फेज कितना होता है, π/2। इसलिए अगर एक पेंडुलम यहां से स्टार्ट करेगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पेंडुलम यहां से स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, t इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट किया तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसीलिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा t। इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, ओके। यहां से इसने स्टार्ट किया, अगर यहां से स्टार्ट करता तो हम फेज कितना लेते, 0। इसको हम स्टार्टिंग पोजीशन से पीछे ले आए, कितना पीछे ले आए, π/2 फेज पे। जब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर फेज कितना है, 0, यहाँ पर फेज कितना होता है, π/2। ये ऐसे अगर आता है, अगर ऐसे जाएगा तो ये वाला फेज π/2,
इक्वेशन इसका बना दिया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि ये पीछे से स्टार्ट है जैसा इसने दिया था यहाँ। तो ये फेस के अलग अलग तरीके, मेरा ख्याल है थोड़ा अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है EMF, दिस EMF इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। तो ये बताइए, ये EMF ऐसा बढ़ता है, यहाँ पर जाकर ये हो जाता है 311 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, फिर यहाँ हो जाता है माइनस 311 वोल्ट। तो ये स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट कहाँ से किया? पीछे से। कितना? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? हाफ। तो आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट साइन 60, सॉरी साइन 60 इज √3/2, ये 60 लिखा है, ठीक है। 0.85 यहाँ से स्टार्ट किया है। अब ये EMF 0 की तरफ जा रहा है कि माइनस 311 की तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। ये ऐसे जा रहा है, क्यों? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस 60, मतलब ये इसका ऑसिलेशन तो ऐसा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? माइनस 60 से, मीन पोजीशन से पीछे। अगर हम बोलेंगे कि ये पीछे की पोजीशन है, तो अब ये पीछे से कहाँ जाएगा? मीन पोजीशन। अदरवाइज अगर ये ऐसा जा रहा होता तो इसको हम पीछे नहीं कहते, आगे कहते। इन पोजीशन को पार करने के बाद जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? आगे बढ़ रही है, और उसकी तरफ आ रही है तो पीछे से आ रही है, दैट इज माइनस। तो अब ये बात समझ में आई? अब इसमें दूसरी चीज, ये जो हमने एक पार्टिकल लिया, ये वाला, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है और ऐसा चलता है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? टाइम, when time is equal to 0, when time is equal to 0, कौन सा इक्वेशन? y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस π/2 या प्लस π/2, कुछ भी हो ऐसा करेंगे ये। ओके, when time is equal to 0, y किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 कर लीजिए, sin π/2। हाउ मच इज sin π/2? sin π/2 is 1, so this will become 1. y is equal to a। डिस्प्लेसमेंट क्या है? x, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और मैक्सिमम। ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? E is equal to E0। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? E0। ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर है, उसके बाद साइनोसाइडल ग्राफ है, तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से साइनोसाइडल ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ वही, लेकिन क्या बदल गया? स्टार्टिंग पोजीशन। पहले हम ग्राफ कैसे बना रहे थे? यहाँ पर आप देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन में E किसके बराबर है? 0। ये कब होता है? E is equal to 0। स्टार्टिंग में when E is equal to E0 sin ओमेगा t, t को 0 करिए तो E कितना हो जाएगा? 0। यहाँ t को 0 करिए तो E कितना हो जाएगा? फुल A, that is E0। ठीक है? ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट बदल दिया। ये अगर यहाँ से ऑसिलेशन हम धक्का देके स्टार्ट करेंगे तो when t is equal to 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, फिर बढ़ेगा। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो शुरू में ही
टू 0 है तो इसके पास इतना सारा मैग्नीट्यूड है। ये समझ आया? फिर से हमने एक तार में ईएमएफ लिया, जिस समय ईएमएफ का स्विच ऑन किया उस समय उसकी वैल्यू 311 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर हमने उसको स्टार्ट किया 0 से तो उसके ऑसिलेशन क्या होंगे? 0 प्लस 311 0 माइनस 311 0, ऐसा चलेगा। तो स्टार्टिंग कितने से हुआ? 0 से। जिस समय हमने स्विच ऑन किया दूसरी कंडीशन में, मान लो उस समय उसकी वोल्टेज 311, अब वो क्या करेगा? 311 टू 0, 0 टू माइनस 311, फिर 0 प्लस 311, 0 माइनस 311। ठीक है, बाद में तो वही चीज आने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया? एक फेज पहले स्टार्ट किया। अगर एक फेज बाद में स्टार्ट किया तो शुरू में उसको क्या मिला? प्लस 311, वहां से 0 आएगा। अगर हमने इधर से स्टार्ट किया तो माइनस 311, 0 प्लस। तो ये हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग स्टार्टिंग फेज क्रिएट कर रहे हैं। अब फेज की बात समझ में आई, स्टार्टिंग फेज की बात समझ में आई। और दूसरी चीज जो एक और आप इंपॉर्टेंट चीज सीखें तो ये है, इस इक्वेशन को देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को देखिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इसके बराबर होता है। आंसर है, ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये कॉस के फंक्शन का ईएमएफ है, और कॉस 0 कितनी होती है? फुल वैल्यू। When t is equal to 0, E has full value. When t is equal to 0, E has 0 value. तो जब ऐसा इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पर क्या आएगा आर्गुमेंट में? साइन। जब ऐसा बनेगा तो इसमें क्या आएगा? कॉस। ये निशानी आपको याद रखना कि ऑसिलेशन में कॉस वाले कैसे स्टार्ट करते हैं? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। साइन वाले कैसे स्टार्ट करते हैं? 0 एम्पलीट्यूड से। ये ठीक है, दोनों के डायग्राम बनाइए, इसको लिखिए, आगे के लिए याद रखिए। कॉस का ये स्टार्टिंग होता है, साइन वाले का ये स्टार्टिंग होता है, और ये जो कॉस है इसी का मतलब क्या होता है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर पाई बाई 2 से थोड़ा कम या ज्यादा होगा तो हमारा ये भी कम या ज्यादा हो जाएगा, लाइक दिस। ये अब ये देखिए, यहां से स्टार्ट। इसका क्या मतलब है कि ना तो ये 0 है और ना पाई बाई 2 है, बीच में कुछ होगा, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 2। तो ये क्या कहलाएगा? इसका स्टार्टिंग फेज। हम जानते हैं यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ भी कुछ होगा, पाई बाई 3 होगा या पाई बाई 4 होगा, जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा? उसका स्टार्टिंग फेज। उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइन। अब समझ में आ रहा है? ये जो फेज की लैंग्वेज और स्टार्टिंग फेज की लैंग्वेज है, दिस इज फॉर ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये किस पर एप्लीकेबल होती है? तो आंसर है, हमारे नेचर में, हमारी दुनिया में जितनी चीजें सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं, सबके लिए यही इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, अगर वेलोसिटी ऑसिलेट कर रही है तो उसके लिए, एक्सेलरेशन ऑसिलेट कर रहा है तो उसके लिए, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है तो उसके लिए, ईएमएफ ऑसिलेट कर रहा है या करंट ऑसिलेट कर रही है, हर एक के लिए वही चीज रहेगी। ये वाला क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या दिखाता है? फेज, जो साइन के बाहर होता है। मैक्सिमम वैल्यू फेज। ये किसके लिए है? ईएमएफ के लिए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको वेलोसिटी कर देंगे ये, तो ये किसके लिए हो गया? वेलोसिटी को। जो चीज मर्जी लगाइए, शब्द क्या है? उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए, ऑसिलेट करना चाहिए। तो ये हमने पहले किया
E का जब हमने इक्वेशन बनाया, हमारा इक्वेशन क्या आया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और उसको देखकर हमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हर इक्वेशन उस पे एप्लीकेबल, ठीक है। तो फेज का मीनिंग समझ में आ गया आपको। ईएमएफ में फेज का क्या मतलब है, ईएमएफ में फेज का मतलब कोई चीज हिल नहीं रही है, कोई भी चीज हिल नहीं रही है। ये हमारे कमरे में एक तार आया है, इस तार में हमने ऐसा हाथ लगाया, कुछ नहीं होता, इसका ईएमएफ 0 है। फिर हमने ऐसा हाथ लगाया, देखा बड़ी जोर से शॉक मारता है, इसका ईएमएफ 311। फिर इसको हाथ लगाया, फिर ईएमएफ 0 है। तो इसके ये सब खड़ा है, हमको अब समझ में आया इसमें ई क्या हो रहा है, बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, 0 प्लस 311, 0 माइनस 311, उसमें दिखने वाली कोई बात नहीं। अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर का इंडिकेटर जरूर हमको दिखाएगा, क्या, 0 प्लस 300, 0 माइनस। समझ में आया। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन पर जो पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, ये 0 प्रेशर हाई प्रेशर, 0 प्रेशर उल्टा प्रेशर खींचने वाला, फिर ऐसा इलेक्ट्रॉन वही है लेकिन उसको कोई पीछे से दबा। तो ये जो पीछे से धक्का पड़ता है यही ईएमएफ है। ये ऐसा ईएमएफ कितना हो गया, 311। अब कितना हो गया, 0। खींचा इसको, अब कैसा हो गया, माइनस 311। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं हमारे चार्ज को ही खींच के ले जाता है। और जब ये प्लस 311 था, हमने हाथ लगाया तो इसने चार्ज हमारे हाथ में ढकेल दिया। दोनों तरीके से हमको चोट पहुंची, दोनों तरीके से वर्क डन हुआ। तो ये ईएमएफ के वेरिएशन का फिजिक्स का मीनिंग है, फिजिकल कैसे ईएमएफ चेंज होता है। अब इसको दिखाने के लिए एक डायग्राम का तरीका हमने और निकाला, अब उसको समझिए। यहाँ पर आप देखिए या यहाँ पर देखिए, ये टाइम 0 या ये इसकी जो एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस, यहाँ से ये वाला एक हम रेडियस ऐसा घुमा रहे हैं, ये रेडियस कितना एंगल बना चुका है, उस समय E की वैल्यू इतनी होती है। तो हमारे लिए एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो एंगल बना है वो एंगल इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम में से बाकी सारी चीजें हटा दें। ये हमने हटा दिया और इसमें से ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये क्या चीज है, फेस। ये क्या चीज है, फेस। ये क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू जो कि ऐसा घूम रही है। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और उसका फेस, ये स्टार्टिंग पोजीशन। ये चीजें आई, वही डायग्राम है, ठीक। इसको अगर मैं उस डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये अभी इसका डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसको इस तरह से लेते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। फेस कितना, ओमेगा टी। यहां से ओमेगा टी एंगल लिया, ये यहां से लेके यहां तक की ये वैल्यू कितनी ली हमने, E नॉट, और यहां से परपेंडिकुलर खींचा, ये हमको क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी। टाइम कितना बीत चुका है, टी। अब आप देखेंगे ये वाला जो डायग्राम बना है जिसमें ये दो वेक्टर दिखते हैं, वेक्टर नहीं है लेकिन रोटेट कर रहे हैं, E नॉट ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है E की वैल्यू बढ़ते जाती है।
जिस समय टाइम t है उस समय ई नॉट वेक्टर कहाँ है? तो आंसर है यहाँ। ये एंगल कितना बना चुका है? ओमेगा टी। तो इसको हम क्या कहेंगे? कितने फेज पर है? ओमेगा टी फेज पर है। और ई क्या है इसकी? टी टाइम पे एक्चुअल वैल्यू कितनी? ई। ये ई इसके बराबर कैसे हुई? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इनका अप्रोक्सीमेशन। ये डायग्राम हमने बनाया। तो ये डायग्राम में हमने क्या दिखाया? फेज वैल्यू, ई की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला डायग्राम कहलाता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से फेजर डायग्राम हम बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां से ये मैंने एक एंगल लिया, कितना? -5, और यहां से रोटेशन स्टार्ट कराया। ये हमको क्या मिला? E। तो मैं जो आपको बता रहा था कि ऐसा केस हो सकता है कि जब E ज्यादा हो, I 0 हो, फिर E वापस 0, ये मैक्सिमम हुआ, तो इसके कारण I को मैक्सिमम होना पड़ा। लेकिन जितना देर इसको लगता है उतनी देर में ये फिर वापस आ गई। अब ये चूंकि 0 है इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। जैसे ही ये 0 आती है उतनी टाइम में ये माइनस ई नॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको तो लगातार ऑसिलेट करना है। अच्छा, उसके कारण ये भी लगातार ऑसिलेट करती है। लेकिन स्टार्टिंग में एक डिफरेंस आ गया। जब इसको चलना था तो ये जब इतना ई आया तब इसने चलना शुरू किया। इससे कितना पिछड़ गई? कितना फेज पिछड़ गई? पाई। ये कितना फेज पीछे हुई है, ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर रेजिस्टेंस जब सेम किए हैं इस इक्वेशन में, हाँ, फिर रेजिस्टेंस तो अलग हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा है और वोल्टेज कम है, मतलब ई नॉट कम है। हाँ, तो सर आप तो अलग हो जाएगा इस इक्वेशन में। ओके। अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे आएगी। अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं होता जो ईएमएफ को करंट में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट करंट में हमने रिलेशन पढ़ा है I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये तो अगर E की वैल्यू बदलती है तो I की वैल्यू भी बदल जाएगी, ये R रिलेशन से। लेकिन AC में ये R अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। वो चीजें भी कम ज्यादा होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डीसी में R किसके बराबर होता है? E अपॉन I। ये अपोजिशन टू करंट है। लेकिन AC में ये अपोजिशन टू करंट नहीं है। AC में दूसरी चीजें भी होती हैं जो अपोजिशन टू करंट होती है, ठीक है। उसको भी स्टडी करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, इक्वेशन में फेज क्या होता है, फिजिकल कंडीशन में फेज का मतलब क्या होता है। ईएमएफ बदलता है तो हम क्या बोलते हैं? उसका फेज बदल रहा है। पाई/2 फेज में ईएमएफ कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फेज का डिफरेंस क्या होता है? ई और आई में फेज अलग अलग हो सकते हैं एक ही टाइम में ई का फेज अलग हो सकता है और आई का फेज अलग हो सकता है। उसको हम लोग डायग्राम में कैसे शो करेंगे? उसको हम लोग डायग्राम में ऐसे शो करेंगे कि ये है आई, ये है एंगल फाई। तो ई नॉट से आई नॉट कितनी पीछे है? फाई। ई नॉट क्या कर रहा है? ई नॉट ऐसा घूम रहा है। आई नॉट क्या कर रहा है? आई नॉट भी
नॉट की घूमने की वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। आई नॉट के घूमने की वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि दोनों एक ही जनरेटर के बने हैं, इसलिए दोनों का ओमेगा कैसा? सेम। लेकिन सर्किट में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि पहले कौन चढ़ता है? ई आगे, ये S0 t लिखता है, तो पहले ई भागता है, उसके पीछे पीछे आई जाता है। इसको हम बोलते हैं ई प्रेसीड्स आई और आई लैग्स ई, ऐसा हो सकता है। कहाँ होगा? अभी हम इक्वेशंस में देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे पहचानेंगे? तो ई का जो इक्वेशन बनेगा, ये ई का इक्वेशन बनेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ये ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये ई का इक्वेशन है। आई का इक्वेशन क्या बनेगा? ये रहा आई, ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आई बना, ये आई नॉट है। तो आई का इक्वेशन क्या बना? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, और अभी आपने देखा था ओमेगा टी माइनस 5, ये माइनस 5 इसका स्टार्टिंग। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी, कितने टाइम में? टी टाइम, क्योंकि टाइम क्या है? टी। दूसरे इक्वेशन का टाइम क्या है? टी, लेकिन उसका फेज कितना? ओमेगा टी माइनस 5। इस तरह से जब हम इन दोनों को देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो हमको क्या समझ में आता है? आई का फेज इससे पीछे है। कितना पीछे है? -5। -5 पीछे है, तो हमारे दिमाग में ये चित्र बनता है। ये ई नॉट घूम रहा है, आई नॉट जरूर इससे कितना पीछे है? 5। ये 5 पीछे आई नॉट, ठीक है। दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। जब टाइम टी है तो उस समय ईएमएफ की वैल्यू कितनी? ये ऐसा खींच लो, ये ईएमएफ की वैल्यू। उस समय आई की वैल्यू कितनी? ऐसा खींच लो, ये ऐसा की वैल्यू। तो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस ई। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस आई। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना? 5, ठीक है। ये है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को हम इक्वेशन में कहां से पहचानेंगे? यहां से। अब ये बताइए, ये आई अगले मोमेंट में कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो। आई नॉट किधर घूम रहा है? ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू यहां से आई नॉट यहां गया, ये तो ये आई कैसा हो गया? कम हो गया ना? बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड अभी ये -6 है, अगले इंस्टेंट में -5 होगा कि -7 होगा? -5। ये कम हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। समझ में आया? इसका क्या हो रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, तो ई अभी कहां जा रहा है? ई बढ़ रहा है। तो ये जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से हमको क्या पता लगा? ई अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ आया? ठीक है। ई नॉट और आई नॉट, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको किससे मिली? ये डायग्राम से। और इस डायग्राम का नाम क्या है? फेजर डायग्राम। ये दोनों का फेज एक ही डायग्राम में बता देता है, ई का भी और आई का भी। तो एक डायग्राम में हमने दोनों को ले लिया है, तो टाइम दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या चीज है? टाइम। तो एक टाइम में, उसी टाइम में हमने ई को भी ड्रॉ कर दिया, उसी टाइम में हमने आई को भी ड्रॉ कर दिया। तो हमको पता लग जाएगा कि जिस समय ई मैक्सिमम होता है, उस समय आई कैसा होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम पावर निकालना चाहते हैं, मशीन की पावर कितनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है E × I × cos
वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस फाई। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है, EMF दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस। ये कॉस किस चीज की, तो आंसर है दोनों के बीच के फेज डिफरेंस, ये उसका फॉर्मूला। ओके, एनीवे अभी हम उस पर आएंगे। तो इस तरह से ये दोनों अगर ऐसे चल रहे हैं तो ये इसका फेजर डायग्राम बना। अब फिर से ये एक फेजर डायग्राम है, ये E0 और ये बनाया है ओमेगा टी, और ये I0, ये एंगल है π/2। ओके, ये वैल्यू इसकी है E की, ये वैल्यू इसकी है I की। तो एक ही एक्सिस में हमने E का भी फेजर बना दिया और I का भी फेजर बना दिया। टाइम दोनों के लिए एक ही इंस्टेंट है T। ओके, अब इसमें बताइए E0 और I0 इसमें फेज डिफरेंस कितना, I/2। उसके लिए आप किसको देखोगे, E0 और I0 को देखोगे। ये E0 है और ये वाला I0 है, I0। ये I0 का है, रोटेशन कर रहा है I0 वेक्टर, और ये E0 वेक्टर रोटेशन कर रहा है। दोनों के बीच मैंने एंगल कितना लिखा है, I/2। तो बताइए E0 I0 में फेज डिफरेंस कितना, I/2। कौन पहले बढ़ता है, कौन पीछे पीछे बढ़ता है, आगे कौन पीछे कौन, आगे कौन, हाँ आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पहले कौन आगे कौन है, I आगे है और E पीछे है। पूरे आगे कौन है, I, पीछे कौन है, E। ये समझ में आया। अब ये बताओ इस समय जब टाइम T है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, या कोई एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, E बढ़ रहा है और I कम हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये E और ये I 90 डिग्री, अगले एक सेकंड में ये ऐसा हो जाएगा, और अगले एक सेकंड में ऐसा हो जाएगा, और अगले एक सेकंड में ऐसा। तो ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं लगातार, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना, π/2, और ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब ये ऐसे घूमते हैं तो इसके प्रोजेक्शन के बारे में सोचिए। ये प्रोजेक्शन क्या दिखाता है, तो जब ये ऐसा घूमेगा तो ये अभी किस स्टेज में है, बढ़ने वाली स्टेज। ये जब ऐसा आएगा तो I क्या क्या हो रहा है, ये I है, तो I कम होते जा रहा है, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो I और छोटा हो रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, I और छोटा हो रहा है। तो अभी E बढ़ रहा है और I छोटा। थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर से और भी तो आगे घूम रहा है, उसको पूरा ही घूमना है यहाँ। अब ये ऐसे घूम रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताइए E का क्या हो रहा है, E कम होते जा रहा है, क्योंकि जब ये यहाँ पहुँचा तो ये पूरा E बन गया, उसके बाद E0 यहाँ पहुँचा तो E इतना हुआ, फिर E0 यहाँ पहुँचा तो E इतना हुआ, तो E लगातार कम होते जा रहा है। उस समय I का तो आंसर है I हमेशा उससे 90 डिग्री आगे है। तो जब यहाँ पर E0 है तो I0 यहाँ पर I0, ये वैल्यू किसकी आई, I। फिर जब ये E यहाँ पहुँचता है E0, तो I0 यहाँ पहुँचता है, और ये वैल्यू किसकी आई, I। देखिए E कम होते जा रहा है, I क्या होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो इस हाफ में जब E0 यहाँ से यहाँ आता है, E कम होते जा रहा है, I क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कौन सा I, माइनस की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बढ़ते जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन।
डायरेक्शन की बात करिए, ई कैसा है पॉजिटिव, आई कैसा है नेगेटिव, हो सकता है ई इस तरफ दिखा रहा है लेकिन आई अभी उधर ही फ्लो हो रहा है, इधर आएगा थोड़ी देर बाद आएगा। जब ई इधर बनेगा तो आई ऐसा जा रहा था, कम होता है, कम होके कितना आया 0, फिर ई इधर था इसलिए इधर आई शुरू होता है, पर तब तक ये ई कहाँ चला गया इस तरफ, लेकिन आई अभी भी इधर आएगा, इधर की ड्यूटी पूरी करेगा, तब तक ई घूम के इधर आ जाएगा, ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों में फेज डिफरेंस है, एक ऐसा ऐसा चल रहा है, दूसरा भी ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन दोनों के टाइम आगे पीछे हो गए, क्या पैदा हो गया, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्लियर हो रहा है, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं पर दोनों के कदम टूट गए, दोनों का एक ही स्पीड है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों की एक ही फ्रीक्वेंसी है, आई की वैल्यू हमेशा ई से डिक्टेट होती है, जिधर ई को जाना है उधर आई को जाना है, लेकिन दोनों के बीच फेज डिफरेंस है, मतलब आगे पीछे हो जाना, या तो ई आगे या आई आगे, दिस इज फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस हमको दो जगह से पढ़ना आना चाहिए, एक फेजर डायग्राम से जो भी आपने देखा, दूसरा इक्वेशन से। इक्वेशन में हम इसको कहां से पढ़ते हैं, इक्वेशन में हम इसको यहां से पढ़ते हैं, ये पीछे है कितना 5, फेजर डायग्राम में यहां से पढ़ते हैं ई नॉट आई नॉट, अगर ई नॉट इधर है आई नॉट इधर है तो आई से आगे है, अगर ई नॉट इधर है आई इधर है तो आई से पीछे, आई पीछे है ई आगे, ये फेजर डायग्राम से दिखता है और वो इक्वेशन से। अब थोड़ा सा फेजर डायग्राम का तरीका समझ आया, कैसे बनाते हैं, 2-4 फेजर डायग्राम आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ फेजर डायग्राम्स। ठीक है, अब हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स होने से ईएमएफ और करंट इन दोनों का बिहेवियर कैसा, कब दोनों एक साथ चलते हैं, कब ईएमएफ आगे हो जाता है, कब ईएमएफ पीछे हो जाता है, और इनके कारण इनका हम यूज कैसे करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट बन नहीं पाते। हमने मोबाइल बनाया, टीवी बनाया, कंप्यूटर बनाया, इस सब में इसको हमने बड़ी खूबसूरती से यूज किया कि एक आगे होगा एक पीछे होगा। जैसे अगर हमने कोई ऐसा चीज लगा दिया जिससे फेज डिफरेंस आ गया 90 डिग्री, ये, और जिस समय E है 100, I है 0, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, E इंटू I इंटू E इंटू I मल्टीप्लाइड बाय फेज डिफरेंस, दैट इज cos 90। cos 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन इज 0, वर्क डन नहीं होगा। फिर ये I हो गया फुल, E कितना हो गया 0, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, E इंटू आई 0, 90 का फेज डिफरेंस है, cos 90 0। फिर E हो गया फुल, I हो गया 0, मल्टीप्लिकेशन 0। अब देखिए एक पंखे में हमने EMF सप्लाई किया, अगर हमने इसके साथ EMF जोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली इसमें करंट पैदा होनी शुरू हो जाएगी। कितनी करंट, E/R या E/Z बोलेंगे उसको, करंट पैदा होनी शुरू हो गई इसमें। अब जिस समय E फुल है उस समय I 0 है, तो वर्क डन कितना हुआ 0। जिस समय I फुल है E 0 है, वर्क डन कितना हुआ 0। तो वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा। अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो पंखा नहीं चलेगा। E क्या कर रहा है, दैट्स 0 to 20, 0 to 20, 0 to 20 बराबर आ रहा है। I 0 to एम्पियर, 0 to एम्पियर, 0 to एम्पियर। हम I वाला मीटर लगाते हैं 2 एम्पियर दिखाता है, E वाला मीटर लगाते हैं 220 वोल्ट दिखाता है, इसमें 220 वोल्ट भी जा रहा है, 2 एम्पियर करंट भी जा रही है, पंखा चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जिस समय E जाता है उस समय I क्या होता है 0, तो वर्क डन कितना हुआ E इंटू आई
0। जिस समय I 2 एम्पियर है उस समय E कितना है 0, तो E इंटू आई कितना हुआ 0, वर्क डन 0। तो E लगातार ऐसा ऐसा बोल रहा है और आपको बोलता है देखो भाई मैं तो जा रहा हूँ, AC नेचर है, ऐसा ऐसा कर रहा है। I भी इसको बोलता है मैं भी जा रहा हूँ, उसका AC नेचर है, वो भी जा रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं भाई, हमारा पंखा तो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? जिस दिन आई आता है उस दिन ई नहीं आता, जिस दिन ई आता है उस दिन आई नहीं आता, तो काम हमारा होता है। और यही होता है जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो एक कैपेसिटर लेके आता है और कैपेसिटर इसमें लगाते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, वो कैपेसिटर ई को पीछे कर देता है। उसने ई को पीछे कर दिया या मान लो आई को आगे कर दिया। अब क्या होगा, जब जिस दिन ई आएगा उस दिन आई आएगा। दोनों नहीं आएंगे ठीक है, लेकिन जब दोनों आएंगे तो काम होगा। 1 सेकंड में 50 बार काम होता है, 50 बार नहीं होता, ठीक है। वो जो 50 बार काम होता है उसे पंखा चलता है, फुल पावर। उसने क्या किया, कैपेसिटर ने ई और आई में पहले क्या था, फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस था, π/2। टेक्निकली अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब E फुल होता है और I 0 होता है, उसका मतलब दोनों का फेज डिफरेंस कितना, π/2। कैपेसिटर आके हमारे E में π/2 फेज कम कर देता है या I में π/2 फेज बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो हमने E दिया कैपेसिटर को, उसने नहीं बढ़ाया, उसने अपने अंदर चार्ज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब फुल चार्ज आ गया तो उसने भी ई क्या कर दिया, आ गया उसका ई। लेकिन जितनी देर में चार्ज इकट्ठा हुआ तब तक आई आ गया फुल। जब इसके पास चार्ज इकट्ठा हो गया तो इसने भी ई दिखा दिया, कितना ई। अब कैपेसिटर ने जो हमको ई दिया, इलेक्ट्रिक से जो हम कैपेसिटर को दे रहे हैं और कैपेसिटर से जो ई ले रहे हैं, क्या उसी टाइम में आया या इसमें थोड़ा सा गैप आ गया, ई आया, इसमें चार्ज को भरा, फिर यहां से ई आया। चार्ज भरने में कितना टाइम लगा, थोड़ा सा, T/4। फिर यहां से ई आया, लेकिन उस टाइम को हमने क्या यूज कर लिया, उतनी देर में कौन आ गई, करंट। अब क्या हो गया, इससे बाहर ई और आई दोनों एक साथ आते हैं। इस तरह से हमने दोनों के फेज को मैच कर दिया, कैपेसिटर लगा। हर पंखे को खोल के देखिए, ये उसका कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। और जब भी पंखा नहीं चलता है, उधर से लाइन आ रही है, इसके अंदर से करंट फ्लो होने की आवाज आती है, घूम घूम करता रहता है जोर से, पर चलता नहीं। क्यों, करंट आ रही है, ये नहीं आ रहा है, चलता नहीं। तो इलेक्ट्रीशियन आके कैपेसिटर चेंज करता है, तो उसके दोनों के कदम मिल जाते हैं, एक साथ आते हैं। तो ये होता है एसी में EMF और करंट दोनों के फेज डिफरेंस, फेज का मैच करना। अब ये चीज कैसे कैसे हम बनाते हैं, करंट कैसे बढ़ेगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, इस सब को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स।